हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करते हैं बीकॉम फाइनल ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग। एक वीडियो हमने पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक हमने बनाया था, उसमें हमने बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, फीचर्स क्या है, उसकी बेसिक टर्म्स हमने की थी। तो वो वीडियो आप करने के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, वहां से करें। और उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम करने वाले हैं फर्दर कॉस्ट अकाउंटिंग के एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसके थ्रू इसको हम यूज करते हैं एंड कितने पार्ट्स में कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है, क्लासिफिकेशन हम करेंगे। मेन इसका क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग के हम एलिमेंट करें, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इसके अंदर यूज होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक एप्लीकेशन है, किसकी है, जो इसमें वेरियस जो अकाउंटिंग सिस्टम्स को हम यूज करते हैं, कॉस्टिंग प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं, मेथड्स को हम यूज करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स हम लगाते हैं। उस टेक्निक्स के थ्रू हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के ऊपर हमारी जो कितनी कॉस्ट आई है, प्रोडक्शन के ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आई है, टोटल कॉस्ट कितनी है और पर यूनिट कॉस्ट है वो कितनी है, ये हम क्या फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि जब तक हमें कॉस्ट नहीं पता होगी हम फर्दर किसी भी डिसीजन के ऊपर नहीं पहुंच सकते। कैसे नहीं पहुंच सकते कि हमें जब तक हमें ये नहीं पता कि हमारा इसका प्राइस कितना लगा है, ठीक है, इसका हमें खर्चा कितना पड़ा है, तो हम कैसे डिटर्मिनेट करेंगे कि इसका हम क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन रखें या इसका क्या हम प्राइस रखें। तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट उसका सबका बेसिक है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट है वो हम यूज करते हैं। इस जो कॉस्ट है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो बिजनेस का नेचर किस तरीके का है और एक हमने किस तरह के कंटेंट्स उसमें यूज करे हैं, उस चीजों के ऊपर, यानी कि बिजनेस का नेचर कैसा है और किस तरह के कंटेंट्स हमने यूज करे हैं, कंटेंट हमने यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी, अगर हमारा बिजनेस का नेचर है हम मशीनरी प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरल सी बात है हमारी कॉस्ट ज्यादा आएगी। अगर हम वो जो डेली रूटीन की चीजें होती है जिसका जो लेस कॉस्टली होता है उसको यूज करते हैं तो वहाँ की कॉस्ट है वो कम आएगी। अब हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के एलिमेंट कितने हैं, बेसिकली इसके कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। बेसिक चीजें जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्या कौन कौन से लगते हैं, मटेरियल, लेबर और क्या है हमारे एक्सपेंसेस उस चीज को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो हमारा इसका जो पहला है इसका क्या है, इसको 3 पार्टीज में हमने डिवाइड किया है। इसके 3 एलिमेंट्स है बेसिकली। पहला क्या है, मटेरियल, मटेरियल हो गया, और लेबर की जरूरत पड़ती है। चाहे हम उस मशीनरी को यूज करते हैं लेकिन उसको मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए भी हमें ह्यूमन बीइंग की जरूरत पड़ती है उसका, और अदर एक्सपेंसेस। ये क्या है हमारी, इसकी 3 कैटेगरीज हैं और तीनों कैटेगरीज के आगे फर्दर 2-2 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी है, इससे अदर एक्सपेंसेस में एक और भी आता है हमारा ओवरहेड, ठीक है। ये इनडायरेक्ट का पार्ट है, तो और जो हमारे एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो इसमें क्या हो गया, 2 टाइप्स के हैं, मटेरियल है, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल हम यूज करते हैं और इनडायरेक्ट मटेरियल भी यूज करते हैं। यानी कि इसको हम फर्दर क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है, डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो डायरेक्टली, जैसे कि इसमें हमने ये पेन है इसे प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो इसकी जो बॉडी है इसके ऊपर जो इसमें इंक डली है वो डायरेक्टली हमें दिख रही है, ठीक है, वो चीज बनी है कि निब है, इसका जो पोर्शन है, इसमें जो चीजें यूज की गई है वो क्या हो गया, डायरेक्ट मटीरियल है जो इसको यूज किया गया है। तो वो हमारा किस में आएगा, डायरेक्ट मटीरियल में, कि जो रॉ मटीरियल लगा लो तो वो क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल का ही पार्ट है जो इसका कच्चा ये जो पोर्शन है इसको जो लेके आए हैं, जिससे इसको बनाया है वो क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हुआ, जिस भी मशीन से इसको बनाया गया है, इसकी प्रोडक्शन की गई है, तो उस मशीनरी में जो टूल्स एंड टेक्निक्स लगे हैं, लाइकवाइज कोई मशीनरी है, ठीक है, उसमें जो ग्रीस भी लगता है, ऑयल भी लगता है, तो इस पेन में हमें कहीं नहीं दिख रहा ना कि इसमें कहीं ऑयल लगा हुआ है। लेकिन अगर उस मशीनरी में वो चीज ना डाली जाए तो वो कैसे आगे ऑपरेट करेगी, कैसे चलेगी, चीज नहीं बन पाएगी। तो वो क्या हो जाता है कि हमारे जैसे कि इसमें ऑयल है, जहां पे प्रोडक्शन हुई है वहां पे लाइट भी यूज हुई है, पावर यूज हुई है, तो इसमें तो कहीं भी लाइट नहीं ना होती कि कहाँ इसमें है। लेकिन वो चीजें क्या होगी, वो हमारा आता है इनडायरेक्ट मटेरियल में, कि इसके बगैर हमारी प्रोडक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो चीजें चाहिए होती हैं लेकिन वो डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट के अंदर कहीं भी नहीं दिखती, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। लाइकवाइज इसकी क्या है, लेबर है, उसके भी 2 हैं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर।
डायरेक्ट लेबर कौन सी होती है, इसको प्रोडक्शन किया, उस मशीनरी को जो पर्सन ऑपरेट कर रहा था, इसको जो पैकिंग कर रहा था, इसकी जो इंक सेट कर रहे थे, वो जो पर्सन थे वो किस में आएंगे, डायरेक्ट लेबर के अंदर आएंगे। यानी कि जो डायरेक्टली जो चीज को क्या है उस प्रोडक्शन में उसी एक फर्दर उसी काम को वो कर रहे थे। लेकिन जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसमें क्या आ जाएगा, सॉरी इनडायरेक्ट जो लेबर है उसमें क्या आएगा, फोरमैन है, ठीक है। तो उसका क्या है कि वो उसने सिक्योरिटी रखी उस सारे प्रोडक्ट्स की, उस मशीनरी में आ गया, वॉचमैन हो गया है, सुपरविजन है, उसको सुपरवाइज कर रहा है उन चीजों को, तो वो क्या आ गया, वो इनडायरेक्ट के अंदर आते हैं कि डायरेक्टली उन्होंने कहीं भी कंट्रीब्यूट नहीं किया इसका प्रोड्यूस करने में, ना ही उस मशीनरी को, ना ही रॉ मटेरियल तैयार किया, लेकिन उन्होंने अपनी देख रेख के अंदर इसकी सिक्योरिटी की, तो वो चीजें इसको रखा, तो वो भी जरूरी है बिजनेस में, उसके बगैर आगे भी नहीं चल सकते हम। तो वो क्या हमारे इनडायरेक्ट लेबर के अंदर आता है। अब बात हम करते हैं अदर एक्सपेंसेस की, तो वो भी क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये आता है हमारा ओवरहेड, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे किस तरह कहते हैं कि वो जो खर्चे डायरेक्टली हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, तो जो हम रॉ मटेरियल लेके आए हैं तो जिसकी जितनी कॉस्ट हमने पे करी है वो डायरेक्टली है, जिस भी हमने जो हमारे लेबर है जो काम कर रही थी, ठीक है, तो उसकी जो सैलरी है वो उसको ऊपर हमने क्या डायरेक्टली दिया, वो भी डायरेक्टली लेके गए, तो वो डायरेक्ट हो गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इस चीज को जो हमें फर्दर इसको मैनेज करने में, ठीक है, जो डायरेक्टली फाइनल में जो विजिबल होते हैं वो इसके अंदर, ठीक है, इसको मैनेज करने में जो हमारा एक्सपेंसेस आता है वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। इसमें ओवरहेड है, ओवरहेड को बेस क्या आगे फर्दर 3 पार्ट्स में इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे आता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस के एक्सपेंसेस आ गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के आगे फैक्ट्री के, इस फैक्ट्री में जिसने मैनेज करने के लिए लाइटिंग का या मशीनरी के टूल्स एंड इक्विपमेंट का जो खर्चा लगता है वो आ गया। और जो ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि वहां पे जो बैठ के हम प्लानिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, जो ऑफिस के जो भी हम डिसीजन फर्दर लेते हैं, जो खर्चे आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, मैनेजमेंट के, वो इसमें आते हैं इनडायरेक्ट में, ठीक है। यानी कि फैक्ट्री का हो गया, ऑफिस के हो गए एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। क्योंकि जब हम प्रोडक्शन करना ही इनफ नहीं है बिजनेस में, उसको जब तक कि वो फाइनल कस्टमर तक ना पहुंच जाए तब तक काम चलता रहता है, तो उसको सेल करने के लिए जो हम एक्सपेंसेस करते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। अब हम बात करते हैं ओवरहेड। ओवरहेड क्या है, ये एग्रीगेट है किसका, इनडायरेक्ट मटेरियल का। ओवरहेड में इन सब चीजों का मतलब जो इनडायरेक्ट चीजें हैं ना वो सारी इसमें इंक्लूड होंगी। किस कौन कौन सी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सब का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इस सब का इनडायरेक्ट एक में ही लिख दूं मैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, इन सब का क्या है, ये एग्रीगेट है। एग्रीगेट इसके अंदर हम लेते हैं कि जो, इसलिए इसको क्या है, इसको ओन कॉस्ट भी कहते हैं, ओन कॉस्ट भी इसको कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ओन कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट है, ठीक है, इसको ओन कॉस्ट के नाम से भी ये आ सकता है। तो इसमें भी 3 चीजें हैं हमारे, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, ऑफिस के ओवरहेड हो गए, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों ही है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से आएंगे कि जो एक्सपेंसेस फैक्ट्री के अंदर अराइज होते हैं, ठीक है, यानी कि इसके 3 पार्ट हैं। यहाँ पे हमने एक्सपेंसेस लगाया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओवरहेड लगा देंगे। ऑफिस के ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये इसमें फैक्ट्री के खर्चे कौन कौन से आएंगे, इसमें वो सारे खर्चे इंक्लूड होंगे जो फैक्ट्री के अंदर अराइज होते हैं, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर कौन सा, जो बिल्डिंग है हमारी उसका रेंट का एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो उसके रेट्स होंगे मटेरियल के, जो टैक्सेस पे करेंगे वो टैक्स हो गया फैक्ट्री की बिल्डिंग का, जो कौन से हम टेलीफोन चार्जेस हैं क्योंकि उसको मैनेज करने में हमारा सारे ही हैं, जो लाइटिंग का खर्चा है वो इसके अंदर आएगा, जो पावर है, फ्यूल है, जो भी वर्कर्स हैं, यहाँ पे जो कैंटीन मेंटेन कर रखा है, जो लेबर है, वो सारे के सारे खर्चे किस में आएंगे, हमारे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आता है इसका ऑफिस। ऑफिस के ओवरहेड में कौन कौन से खर्चे आते हैं, ऑफिस में वो सारे खर्चे जो इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में, यानी कि इसको जो मैनेज करने में जो खर्चे आएंगे, जिससे हम मैनेज करते हैं, क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट तो हमारा वर्क चलता नहीं है ना, कि उसको हम मैनेज करेंगे प्रॉपरली कि हमारा वर्क है वो आगे इस तरह से करेंगे, इसके हम डिसीजन लेते हैं उन चीजों के बारे में, तो वो जो खर्चे अराइज होते हैं जो ऑफिस वर्क के अंदर, ऑफिस का रेंट हो गया, ठीक है, वहाँ के जो मैनेजर है उनकी सैलरी होगी है, उसके रिगार्डिंग टैक्सेस पे करते हैं, जो लाइट वहाँ पे होती है, जो ऑफिस के पर्सन उनकी सैलरी होती है,
या कोई जो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं उसको मैनेज करने के लिए, वो सारे के सारे खर्चे किस में आएंगे, जो इनडायरेक्टली अराइज होते हैं वो इसमें आते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हम दोनों ने प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है, प्रोडक्शन करने के बाद वो हमारी क्या प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, लेकिन जब तक किस गुड्स है वो फाइनल कस्टमर तक ना पहुंच जाए तब तक उसके ऊपर एक्सपेंसेस है वो अराइज होते रहते हैं। तो सेलिंग के अंदर कौन सा आएगा, सेलिंग में हमारा वो एक्सपेंसेस होता है जो सेल करने में गुड्स को, जो उसको मेंटेन कर, जो जितना हमारा सेल्स लेवल है उसको मेंटेन करने में और फर्दर हमारी सेल्स को इंक्रीज करने में, प्रोडक्ट को जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां से लेके आगे फर्दर कस्टमर तक पहुंचाने में जो एक्सपेंसेस अराइज होते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आते हैं। लाइकवाइज की जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंसेस है, जो सेल्समैन है उसका जो सैलरी हो गया है, ट्रेड का कोई डिस्काउंट भी हमें कई बार ऑफर करना पड़ता है, वो डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे सैंपल एक्सपेंसेस हैं, किसी को कमीशन भी देना पड़ता है, वेजेस भी देना पड़ता है, तो वो सारे खर्चे किसमें आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर। यानी कि ये हमारे क्या है, एलिमेंट है, बेसिक हमारे 3 एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस, अदर, ठीक है। तो ये सारे हमारे के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें राइट होते हैं, ठीक है। एक हमारा एलिमेंट है जो ओवरहेड है, इसलिए इसको हमने अलग से एलिमेंट नहीं है, क्योंकि क्या है ये इनडायरेक्ट का एग्रीगेट है, तो ये इसी में आता है। बेसिकली मेन तो क्या है, ये 3 ही है, ठीक है। तो ये इनका क्या है, एग्रीगेट है, जिसके अंदर हमारी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको लिया जाता है। अब हम जो नेक्स्ट इसका करते हैं, इसमें करेंगे हम कंपोनेंट्स। वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट पार्ट इसका हम करने वाले हैं वो है कंपोनेंट कॉस्ट, कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। यानी कि हम किन किन चीजों से कैसे करके हम अपने टोटल कॉस्ट निकालते हैं। हमें हमारा जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जितनी भी प्रोडक्शन हमने करी है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। अगर ये हम टोटल कॉस्ट में पता चलेगी तो उसके अकॉर्डिंग हम पर यूनिट निकाल लेंगे कि टोटल हमारी कॉस्ट है वो इतनी हुई है, और जो पर यूनिट हमारी जो प्रोडक्शन है, जैसे कि टोटल कॉस्ट है हमारी 10,000 अराइज हुई, अगर हमने 100 यूनिट बनाई है तो हम निकाल लेंगे कि 10 रुपीज है वो पर यूनिट के हिसाब से बना है। तो हम टोटल फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट है वो भी हम इजिली निकाल लेंगे। तो इसके जो कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू हम टोटल कॉस्ट है वो निकालते हैं, यानी कि स्टेप टू स्टेप हम जाते हैं, जहां से हमारी जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। जो टोटल एस्टिमेशन होता है वो करना इजी होता है, हम स्टेप टू स्टेप काउंट करेंगे तो वो इजिली क्या है हमारा निकल सकता है। सबसे पहला कंपोनेंट है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हमारी क्या है, इसको एक बेसिक कॉस्ट भी हम कहते हैं, प्राइम कॉस्ट, या इसको आप बेसिक कॉस्ट भी कह सकते हो। बेसिक कॉस्ट है ये वो कॉस्ट है जो हमारे स्टार्टिंग में जो डायरेक्टली जो अराइज होती है कि हम रॉ मटेरियल लेके आए हैं, हम वो लेबर लेके आए हैं जो इस प्रोडक्शन को करेगी, ठीक है। उसके जो एक्सपेंसेस हैं, हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको प्रोड्यूस करने में, हम मटेरियल को लेके आए, उसको मैनेज किया, जो डायरेक्टली जो खर्चे आते हैं वो इसके अंदर आएगा। यानी कि ये क्या है, जो इसमें जो प्राइम कॉस्ट है ये एडिशन है किसका, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। इन चीजों को हम ऐड करेंगे तो वो हमारी निकल जाएगी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, बेसिक कॉस्ट आ जाएगी, ये प्राइम कॉस्ट है, यानी कि ये सब चीजें तो हमारा स्टार्टिंग में जो अराइज होती है। उसके बाद हम निकाल लेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, सेकंड जो हमारा है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हमारा क्या निकल जाएगा, जो भी हमारे इसके हैं खर्चे, कौन सी सबसे पहले तो प्राइम कॉस्ट उसमें इंक्लूड होगी क्योंकि फैक्ट्री में वो खर्चा तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वो खर्चे हमारे राइज होंगे, यानी कि प्राइम कॉस्ट है और बहुत ही इजी है निकालना। प्राइम फैक्ट्री कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, तो प्राइम कॉस्ट तो ऊपर वाली हम लेते हैं कि जो निकाली है, और हम क्या कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे। और ओवरहेड में हमें पता है जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो ओवरहेड में इंक्लूड होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे तो जो भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस वो इंक्लूड किए हैं। फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए प्राइम कॉस्ट होगी प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि जो फैक्ट्री की जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस है, वो इसमें जो फैक्ट्री की रिगार्डिंग है वो इसमें इंक्लूड, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या है, ऑफिस कॉस्ट। नेक्स्ट कंपोनेंट है
ऑफिस कोस्ट। ऑफिस कोस्ट में क्या होगा, ये फैक्ट्री कोस्ट है, इसको ऐड कर देंगे हम, फैक्ट्री कोस्ट, और प्लस हमें निकालना क्या है, ऑफिस कोस्ट ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑफिस ओवरहेड का ऐड कर देंगे इसके अंदर, जो भी हमारे ऑफिस के जो खर्चे होते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत इजी है, यहाँ से जो चीज उठाई है उसी को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। बस यहाँ पे ओवरहेड हमने लेना है, ओवरहेड यानी कि जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये हमारे क्या आ जाएगी, ऑफिस कॉस्ट आ जाएगी। ऑफिस कॉस्ट के बाद हमारी क्या आती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर क्या आएगा हमारा, सबसे पहला तो वही, क्योंकि जो ऑफिस कॉस्ट है उसमें सब चीजें क्या है, इंक्लूड है, ये चीजें सारी इंक्लूड है। तो सबसे पहला हम करेंगे ऑफिस कॉस्ट, क्योंकि हमें टोटल निकालना है ना, तो ये खर्चा तो इसके अंदर इंक्लूड होगा ही होगा। प्लस क्या हम करेंगे, जो भी हमारा सेलिंग के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस आए हैं, ठीक है, ऑफिस कॉस्ट हम कह रहे हैं इसको, तो उसमें हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ऑफिस कॉस्ट प्लस जो भी हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आएगा, जो है क्या आएगा, ये कॉस्ट पूछी है ना, ओवरहेड कर देंगे, क्या कर देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, बहुत इजी है निकालना, इजी से हम निकाल सकते हैं कि जो प्राइम कॉस्ट है उसमें क्या होगा, जो भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो होंगे। ठीक है, आगे हमें फैक्ट्री निकालना है, तो उसमें क्या होगा, प्राइम उसमें ऐड होगा और फैक्ट्री ओवरहेड कर देंगे। ऑफिस निकालना है तो ये चीजें सारी इंक्लूड होंगी ना, इसको अलग अलग लिखने, इतना मटेरियल लिखने की बजाय ये लिख दे, एक ही बात है, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया प्लस जो ऑफिस के खर्चे हैं। ठीक है, इन सबको लिखने की बजाय हमने क्या करा, ऑफिस कॉस्ट और प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के रिगार्डिंग खर्चे आ गए। तो इससे हम क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है वो डिसाइड कर लेंगे, सेलिंग प्राइस यानी कि ओवरऑल कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं हमें मिल गई है। तो वो हम क्या करेंगे, यानी कि जो ये हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, या इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो भी हमारा मतलब सेल्स करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन का यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि सेल करने में इतनी कॉस्ट राइज हुई है। अब सेलिंग प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिटरमिनेट कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस डिटरमिनेट करेंगे तो उसके अंदर क्या आता है, प्रॉफिट तो होगा क्योंकि हमने प्रोडक्शन करी है, हम बिजनेस कर रहे हैं किसके लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो जितना भी मार्जिन, हम जितना भी रेशियो इसके अंदर हम प्रॉफिट का ऐड करेंगे, तो प्रॉफिट को इसके अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो ऐड हो गया, प्रॉफिट को इंक्लूड करके यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। टोटल हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने निकाल ली, जितना भी मार्जिन, जिस भी परसेंटेज की फॉर्म में हमें प्रॉफिट रखना है, वो उस प्रॉफिट का हिस्सा हमने ऐड किया, और उसके बाद हमारे क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो ये हमारे कंपोनेंट थे, इससे हम क्या है, हमारे जो टोटल कॉस्ट है उसको हम क्या निकालते हैं। आगे हम करते हैं क्लासिफिकेशन। कॉस्ट को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग तरीके से कॉस्ट को डिटरमिनेट करने की कोशिश की है, अलग अलग फॉर्म में क्या है, इसको क्लासिफाई किया गया है। तो इसका हम करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे इसको हम क्या है निकालते हैं। तो बेसिकली इसके जो पार्ट्स है वो स्टार्टिंग हम करते हैं, इसको अलग अलग हिसाब से हमने किया गया। सबसे पहले जो क्लासिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू नेचर, बिजनेस के नेचर के हिसाब से, या यूं कह लो एलिमेंट्स भी इसमें कह सकते हैं हम, एलिमेंट्स से के अकॉर्डिंग क्या है इसको क्लासिफाई किया गया। एलिमेंट हम अभी करके आए हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया, मटेरियल कॉस्ट कौन सी है, लेबर कॉस्ट कौन सी है, एक्सपेंसेस जो अराइज होते हैं उसकी कॉस्ट कौन सी है, तो वो सारी इसके अंदर क्या है इंक्लूड हो गया। यानी कि एलिमेंट की बेस पे उसको हमने क्लासिफाई किया कि ये हमारी इतने खर्चे हैं, वो मटेरियल के खर्चे हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए आए हैं, इतना हम लेबर को पेमेंट कर रहे हैं, इतना हमारे जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। तो एलिमेंट के हिसाब से और नेचर के हिसाब से इसमें ये चीजें इंक्लूड होती है। दूसरा जो क्या है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन यानी इसके वर्क के हिसाब से, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन के निकाल लिया ना, ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह के फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं ना, उसके हिसाब से क्या है हमारी कॉस्ट को क्लासिफाई किया गया है।
जो भी फंक्शन यानी कि जो भी फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे, जो भी हम ऑपरेट करते हैं उसको कितनी प्रोसेसिंग से गुजरेगा, यानी कि रॉ मटेरियल है उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के दौरान जो भी फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे उसके अंदर जो कॉस्ट अराइज होगी वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है, तो इसको क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसके अंदर कौन कौन चीजें आएंगी, एक तो मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि जो प्रोडक्शन में जो खर्चा आएगा हमारा, उस चीज को जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश में कन्वर्ट करने के लिए जो हम प्रोडक्शन करेंगे उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आएगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है यानी कि जो उसको मैनेज करने में जो ऑफिस के एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो इसके अंदर आएंगे, यानी कि जो हमारा ऑफिस का जो एक्सपेंसेस है, जो मैनेजमेंट के जो अदर खर्चे हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे, क्योंकि वो प्रोसेसिंग के थ्रू क्या है वो भी हमारे वर्क करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि प्रोडक्शन करना इनफ नहीं होता, जब तक कि गुड्स फाइनल कंज्यूमर तक ना पहुंच जाए तब तक हमारा वर्क है वो चलता रहता है। तो किसमें आ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है। तो सेलिंग करने के लिए, सेल्स करने के लिए जो हम कॉस्ट अराइज होती है वो हमारे फंक्शन ही है जिसको हम परफॉर्म कर रहे हैं। और लास्ट हमारा क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट के अंदर क्या है, हम रिसर्च करते हैं, नए जो भी न्यू हमें क्या है मेथड्स मिले, नए हम कहाँ से नई टेक्निक्स है, न्यू मेथड है जिसको हम यूज करें, न्यू मेथड के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करें जिससे कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज्यादा हायर हो जाए, जितना उसके मिनिमम कॉस्ट आए इस तरह की टेक्निक्स हम फाइंड आउट करें। नया रॉ मटेरियल हम लेके आए, जो हमें न्यू मटेरियल हम फाइंड आउट करें जिससे हमारी क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए और हमारे जो खर्चे हैं वो भी कम हो। तो उस तरह से क्या है, हम जो रिसर्च करते हैं। ठीक है, और जो हमारा ओल्ड जो चलता है उसी में आगे हम डेवलपमेंट करते हैं कि इसमें और टेक्निक्स हम यूज करके उसको और अच्छा उसका इम्प्रूव करके उस चीज को जो हम लेके आते हैं वो किसमें आएगा, डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो नेचर की कोडिंग, एलिमेंट की कोडिंग इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि कॉस्ट को ऐसे करके हम डिटरमिनेट करते हैं। फंक्शन है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के इसको मैनेज करने में भी खर्चे आएंगे, सेलिंग करने के, डिस्ट्रीब्यूट करने के भी खर्चे आएंगे, और रिसर्च और डेवलपमेंट है उसके भी खर्चे आएंगे। तो वो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसके अंदर जो फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट इसका टाइप है इसी का ही, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू बिहेवियर है वो कॉस्ट है वो कितने टाइप के, बिहेवियर कह लो या वेरिएबिलिटी कह लो, वेरिएबल की हिसाब से। तो जहां पे बिहेवियर और वेरिएबल की बात आती है, 3 टाइप्स की होती है हमारी कॉस्ट है। वो पहला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी है वेरिएबल कॉस्ट, और थर्ड इन दोनों का मिक्सअप है, सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो स्टार्टिंग में जब हम बिजनेस को सेटअप करते हैं, यानी कि वो तब हमारी अराइज होती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है। एंड मेन चीज क्या होती है कि हम प्रोडक्शन है वो 10% करें, 20, 50, 80, 70, 90 वो उतनी ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। आप प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे डजेंट मीन, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, वो कॉस्ट अराइज होगी। कैसे होता है, हमने कोई बिल्डिंग रेंट पे लिए बिजनेस करने के लिए, हमने रेंट पे ले ली, उसमें हमने 10 लाख की हमने क्या उसमें मशीनरी भी लाके रख दी है, 2 उसके ऊपर हमने परमानेंट एम्प्लॉयज रखे हैं उसको ऑपरेट करने में, संभाल करने में। ठीक है, वो सामान में लेके आए, तो वो क्या है हमारा एक्सपेंसेस है जो अराइज होगा ही होगा। हम प्रोडक्शन कितनी करें और कितनी नहीं करें मैटर ही नहीं करता, हम प्रोडक्शन करें तो भी क्या है उसमें जो उसको ऑपरेट करने में, मशीनरी को मैनेज करने में जो लाइटिंग का और अदर खर्चे आते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, ये जहां जैसे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वैसी इसकी इंक्रीज होती है। ये प्रोडक्शन के साथ इसका क्या रिलेशन रहता है, अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो ये कॉस्ट राइज होगी, अदरवाइज नहीं। रॉ मटेरियल है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, उतनी कॉस्ट राइज होगी। ठीक है, तो टेम्परेरी बेस के ऊपर एम्प्लॉयज वर्क करते हैं फर्म के अंदर, तो वो हमारे एम्प्लॉयज होंगे, तो वो हम तभी बुलाएंगे उनको जब हमें क्या प्रोडक्शन करनी होगी। तो इस तरह के जो खर्चे हैं हमारे वो क्या आएंगे, वेरिएबल के आएंगे। और सेमी वेरिएबल में क्या होता है कि कॉस्ट कुछ हद तक क्या होती है, फिक्स रहती है, उसके बाद वेरिएबल में ये कन्वर्ट होती है। तो इसमें वेरिएबल का कन्वर्ट का क्या है कि ये जो कॉस्ट है यानी कि लॉन्ग टाइम तक जो चलती है, फिर एक टाइम आता है कि हमें मशीनरी की जरूरत पड़ गई है, हमें एक नई मशीनरी लेके आनी पड़ेगी। इसका डायरेक्टली प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट इसका क्या कि मशीनरी हमें लेके आने लॉन्ग टाइम के बाद,
तो हमें वहां पे परचेज, वहां पे मशीनरी लेके आनी पड़ेगी उस लॉन्ग टाइम में, तो वो हमारी क्या होगी, सेमी वेरिएबल्स के अंदर आता है। एक बार हमें कुछ तक उसमें क्या अल्टर करने पड़ते हैं, कोई टेक्निक चेंज हो गया या कोई नया इक्विपमेंट उसमें लगाना पड़ गया, तो वो इसके अंदर आता है हमारे सेमी वेरिएबल के अंदर। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोल के हिसाब से, कंट्रोल के हिसाब से हमारी कोस्ट है, जिसको क्या है, एक मैनेजर है, वो अपनी गाइडलाइन के थ्रू, अपने डायरेक्शन के थ्रू, अपने सुपरविजन के थ्रू जिसको कंट्रोल कर सके, जिस कोस्ट को कि मिनिमम से मिनिमम हो, वो कंट्रोल हो सकती है। कुछ एक कोस्ट ऐसी होती है जिसे हम कंट्रोल चाह के भी नहीं कर सकते, तो वो इसके अंदर आती है। यानी कि इसके भी क्या है, फर्दर 2 टाइप है, एक तो होता है कंट्रोलेबल एंड दूसरा अनकंट्रोलेबल। जिसको इजिली कंट्रोल किया जा सके वो कंट्रोलेबल है, ठीक है। यानी कि हमें लगता है कि हमारी जो टेक्निक्स है ना वो काफी ओल्ड है, तो उसमें हमें कुछ चेंज करके कोस्ट है वो कम कर सकते हैं, प्रोडक्शन की कोस्ट, ठीक है। हमें लगता है कि हमारा जो वर्क है वो अब 5 एम्प्लॉय टोटल वर्क है, जो मशीनरी है उसके लिए जो 4 या 3 एम्प्लॉयज काफी हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी यूज करके इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अनकंट्रोलेबल कोस्ट कौन से, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग, वो कंट्रोल में ही नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट होती है ये। कोई पॉलिसी चेंज होगी है तो हमारे जितना भी खर्चे इसमें आए थे प्लानिंग में, प्रोडक्शन में, वो सारा का सारा क्या है, हमें चेंज करना पड़ेगा, जो कि हमारे हाथ में ही नहीं है। जैसे कि जो कॉस्ट होती है, जो नॉर्मल कॉस्ट होती है, वो हमारी अनकंट्रोलेबल भी हो सकती है। नॉर्मल कॉस्ट कौन सी होती है इसमें, कि जो कॉस्ट हमारी, जैसे कि हम कोई केमिकल्स का वर्क कर रहे हैं, उसमें कुछ एक केमिकल्स हैं जो बनाते टाइम जो उसका जो खर्चे एक्सपेंसेस में आते ही आते हैं, या हमने कोई छीट लिया है उसके ऊपर हमने कोई चीज बनानी है, तो उसका जो पोर्शन बचेगा वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में ही नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के हिसाब से क्या है कि हमारी कॉस्ट है वो किस हिसाब से है कि वो कॉस्ट राइज होगी या वो नहीं होगी। तो इसमें क्या है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक तो नॉर्मल कॉस्ट, अब नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट कौन सी है, ये वो स्पेसिफिक कॉस्ट है जो नॉर्मली राइज होती है, ठीक है। यानी कि हम कोई केमिकल बना रहे हैं, थोड़ा बहुत उसमें रिसाव होगा, उस चीज के हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें वो चीजें आएंगी, ठीक है। हम कोई भी मशीनरी है उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें रहता ही है मटेरियल, तो जो लास्ट का मटेरियल है, तो वो हमारी नॉर्मल कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन के अंदर ही इंक्लूड होती है। नॉर्मली वो कॉस्ट राइज होगी, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, अब नॉर्मल कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, ये तो हमें पहले से पता होता है, ये आपके लिए हमें इसको हम क्या है इजीली मेजर भी कर सकते हैं, मेजरेबल भी है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, हमें पता होता है, एक्सपेक्टेड होती है। लेकिन जो अब नॉर्मल कॉस्ट है वो अनएक्सपेक्टेड होती है, उसको हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते, जो कॉस्ट राइज होती है, ये प्रोडक्शन के अंदर भी इंक्लूड नहीं होती, ये प्रोडक्शन में इंक्लूड होती है, क्योंकि नॉर्मली ये कॉस्ट क्या है, राइज होती है, लेकिन ये प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि जैसे कोई फायर, आग लगी, किसने एक्सपेक्ट किया था कि हमारे इसमें आग लग जाएगी, घर में खर्चा है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, मटेरियल की शॉर्टेज हो जाए, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कोई टेक्निक चेंज हो जाए, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, चोरी हो गया माल, तो वो सारी चीजें क्या है, वो हमारी अब नॉर्मल कॉस्ट के अकॉर्डिंग है। एकदम से जो एम्प्लॉइज है, यूनियन है, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, हमने कब एक्सपेक्ट किया था, तो उसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन रुका, जो एक्सपेंसेस अराइज हुए, वो हमारे किस में आएंगे, नॉर्मल कॉस्ट में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पीरियड। अकॉर्डिंग टू पीरियड, पीरियड्स के हिसाब से, यानी कि कितना लंबा टाइम तक चलेगा, कितना शॉर्ट टाइम तक चलेगा, वो इसके अंदर देखते हैं। पीरियड्स के हिसाब से भी हमारे क्या 2 टाइप की है, एक आती है कैपिटल कॉस्ट, एक है रिवेन्यू कॉस्ट। नाम से देखो पता चल रहा है, कैपिटल कॉस्ट ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाली कॉस्ट है। ये जो स्टार्टिंग में हम बिजनेस को सेटअप करते हैं, ऑपरेट करते हैं ना, उस टाइम जो हमारी कॉस्ट राइज होती है उस बिजनेस के साथ सेटअप करने में, जो कॉस्ट हमारी, जैसे कि मशीनरी परचेस करने वाले आने वाले 10 से 15 ईयर तक वो वर्क करेगी, ठीक है। कोई हमने बिल्डिंग लिया है तो वो इसके अंदर हम लेके आते हैं, तो वो हमारी क्या होगी, यानी कि जो लॉन्ग टाइम तक चलता है, तो वो हमारा कैपिटल कॉस्ट के अंदर था। रिवेन्यू क्या होता है, इसमें डे टू डे जो हमारी चीजों को मेंटेन करने में, जो सेल्स करने के, जो प्रोडक्शन करने में जो हमारे जो कॉस्ट राइज होती है, वो रिवेन्यू कॉस्ट के अंदर। रिवेन्यू का मतलब होता है सेल, जो सेल्स को
जितने हमारे सेल्स को मेंटेन करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंसेस अराइज होते हैं, डे टू डे बिजनेस के जो रनिंग में जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो इसमें डिविडेंड कॉस्ट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, वो इसमें इंक्लूड होंगे। और नेक्स्ट है इसका अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, यानी कि लॉन्ग पीरियड है कि शॉर्ट पीरियड है। टाइम और पीरियड सेम नहीं है। टाइम पीरियड हमने नहीं बोला था, हमने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू पीरियड, यानी कि ये लॉन्ग पीरियड है कि शॉर्ट पीरियड है। तो इसमें जो कैपिटल है वो लॉन्ग पीरियड में इंक्लूड करते हैं और जो रेवेन्यू है वो शॉर्ट पीरियड, डे टू डे। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के हिसाब से हमारी कॉस्ट है। ठीक है, टाइम का इन द सेंस कि वो एट प्रेजेंट का है या पास्ट का हम लेके चलते हैं, किस तरीके का हम लेके आते हैं। तो एक हमारी होती है जो कॉस्ट है, टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या उसको मेजर करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि जो पास्ट का, यानी कि जो पुराने टाइम का है ना, उस कॉस्ट को, जो चीजें हमारी हैपन हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि किसी ऑडिटिंग में, वेरिफिकेशन में जो पहले हमारी कॉस्ट अराइज हुई थी, तो उसमें क्या है, सॉरी, जो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट है पास्ट की, इस डाटा को हम मेंटेन करके रखते हैं, जो हमारा पीछे का जितना ही है। तो आगे फर्दर एट ए टाइम हम क्या करते हैं, कहीं वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत पड़ जाए, ऑडिटिंग करवाने की जरूरत पड़ जाए, या कहीं हमें अपना रिकॉर्ड देना पड़े ना, तब ये हमारी हेल्प करती है। इसलिए इन चीजों को जो मेंटेन करने में, जो पास्ट के डाटा को मेंटेन करने में जो एक्सपेंसेस आते हैं ना, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर आते हैं, कि जो पुरानी चीजें हैं उसके ऊपर हम कॉस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है प्रीडिटरमिनेट। प्रीडिटरमिनेट कॉस्ट कौन सी है, जिसको हम एडवांस में, प्री यानी कि पहले से ही डिटरमिनेट करके चलते हैं कि इतनी कॉस्ट हमारी इसमें आ सकती है। जैसे कि इसके अंदर क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं कि इतना कॉस्ट हमें लगता है। एक एस्टिमेशन होता है, एग्जैक्ट तो नहीं हम बता सकते कितना आएगा, लेकिन एक एस्टिमेशन लेके हम चलते हैं कितना कॉस्ट इसमें राइज होगा। ठीक है, इतना कॉस्ट एक्सपेक्टेड है, कितने कॉस्ट इसके अंदर हो सकती है टाइम के हिसाब से, कि इन फ्यूचर का, एक हम पास्ट का ले लें, एक इन फ्यूचर का हम लेके मेजर करते हैं। ये किसमें हेल्प करती है हमारी, हमें किसी को कोटेशन देना हो तो हम उसके नियर अबाउट होते हैं कितना इतना इसका पड़ सकता है खर्चा। कोई टेंडर फिलअप करना हो तो उसके लिए क्या है, इसमें ये हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो इसमें स्टैंडर्ड हम फिक्स करते हैं कि एस्टिमेशन, हमारी जो एस्टिमेशन है, हमारी इतनी कॉस्ट इतनी होगी। एक हेल्प और भी करती है, हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड को क्रॉस ना करें, उसी स्टैंडर्ड में जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव करें। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल भी हम कह सकते हैं। प्लानिंग और कंट्रोल तो साथ साथ ही चलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि इसमें हमें जो प्लान करने के लिए, ठीक है, जो कॉस्ट आती है प्लानिंग की, जो फर्दर इसमें डिवाइड हम करते हैं, वो कोई भी करे। ठीक है, मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, जो अपने प्लान करते हैं। तो इसमें हमारे पहले क्या आती है, बजटेड कॉस्ट हम कहते हैं इसको, जो बजट को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, अलग अलग बजट तैयार करते हैं, क्योंकि हम आने वाले टाइम की पहले थोड़ा सा प्लानिंग तो करके चलते ही हैं। ठीक है, प्लानिंग में हम बजट ही प्रिपेयर करेंगे ना, प्लान करके चलते हैं कि काम हम ऐसे करेंगे, इसमें इतना टारगेट अचीव करेंगे, इस तरह का टारगेट हमारा होगा। तो इसमें जो अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है ना, उसका हम क्या है, एक बजट प्रिपेयर करते हैं कि इस डिपार्टमेंट के मटेरियल का डिपार्टमेंट है, परचेजिंग डिपार्टमेंट है जो रॉ मटेरियल को परचेज करता है, सेलिंग डिपार्टमेंट जो गुड्स को सेल करता है। तो वो जो अलग जितने भी डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से हम बजट को प्रिपेयर करते हैं। तो वो जो कॉस्ट आती है उसको फर्दर पूरा स्टडी करने में, उस डाटा को रिकॉर्ड करने में, तो वो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का सबका अलग अलग है, मार्केटिंग का, रिसर्च का, तो वो जो हम तैयार करते हैं बजट कॉस्ट, तो वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या होता है, हम स्टैंडर्ड को डिटरमिनेट करके चलते हैं कि हम जो नियर अबाउट है ना, इतनी कॉस्ट अराइज होगी, और हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस स्टैंडर्ड के अंदर इसी तरीके से, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो डिटरमिनेट है उसी की तरीके से एक स्टैंडर्ड डिटरमिनेट कर लेते हैं, किसका, जितने भी एलिमेंट है ईच एलिमेंट के हिसाब से। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे एलिमेंट्स थे, कौन कौन से, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, तो उसका हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कितना मटेरियल का हम खर्चा करेंगे, इतना हम लेबर के ऊपर एक्सपेंसेस करेंगे, और हमारे जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं वो इतने इसके अंदर अराइज होंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, तब वो हमारे आने वाले टाइम में हेल्प करता है, कैसे, जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है और जो एक्चुअली में हमारी कितनी अराइज हुई है कॉस्ट, अगर स्टैंडर्ड क्रॉस कर दी, मींस कहीं ना कहीं हमारा क्या है, प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाया है, कंट्रोल नहीं है अच्छे से। अगर स्टैंडर्ड तक है मींस की अच्छा है, अगर लो रह जाए, स्टैंडर्ड से भी कॉस्ट कम आए, मींस की बहुत ही एफिशिएंटली उस वर्क को किया गया है। तो इस तरीके से क्या है, हम जो भी वेरिएंस होते हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। बेटर हुआ है तो भी हम फाइंड आउट करते हैं, और उसमें कुछ एक हमें लगता है कि इसमें काफी अच्छा है तो किस चीज से हुआ है उसके ऊपर हम और स्टडी करते हैं ताकि वो और एफिशिएंटली आगे वर्क करे।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है इसका, अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल। मैनेजरियल कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्या है इसमें, अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल जो मैनेजमेंट है, जो अपने मैनेजर्स के रिगार्डिंग जो डिसीजन लेती है वो इसमें काउंट होता है मैनेजरियल के अकॉर्डिंग। जो मैनेजमेंट को मैनेजरियल डिसीजन भी हम कह सकते हैं, जो डिसीजन लेने में किसके रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि एक मैनेजमेंट है उसको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, किस किस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं उसको, कि वो आगे फर्दर है वो कौन कौन सी उसको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, वो आगे इन्वेस्ट किस में करे, प्लानिंग आगे फर्दर उसको क्या लगता है, कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, कितनी प्रोडक्शन है वो कम हो गई है। इस तरह के बहुत सारे डिसीजन होते हैं कि वो प्रोडक्शन इतनी ही करे या इसके प्रोडक्शन को बढ़ाए, तो वो सारी इसमें आती है मैनेजर डिसीजन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है डिसीजन में। सबसे पहला इसमें आता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कौन सी होती है, एडिशनल कॉस्ट भी हम इसको कह सकते हैं, जो हमारी एडिशनल कॉस्ट अराइज होती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे टोटल कॉस्ट है, ठीक है, उसमें जो चेंजमेंट होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है किसी कॉस्ट को चेंज होने से। ठीक है, जो पर यूनिट में चेंजमेंट आता है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है। जैसे हमें लगता है कि जो पर यूनिट कितना एक्सपेंसेस आ रहा है, अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसका टोटल कॉस्ट में जो अप एंड डाउन होगा, ठीक है, तो वो जैसे हम कॉस्ट में भी करते थे ना, हमारा जो एमसी हम निकालते थे मार्जिनल कॉस्ट और टीआरएन माइनस वन करके, कि जो जितना चेंजमेंट हुआ है ना वो क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं कि जो पर यूनिट का कितना आता है, तो उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं कि हमें एडिशनल प्रोडक्शन करें या प्रोडक्शन जितनी चल रही है उसी को ही मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट है सन कॉस्ट। सन कॉस्ट के अंदर क्या होता है, ये वो कॉस्ट है जो अल्टर नहीं होती, जिसको हम क्या है चेंज नहीं कर सकते, जो चेंजेबल नहीं है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि जो डिसीजन स्टार्टिंग में ले लिया ना जिस तरीके का, वो ही रहता है। जैसे कि हमने बिल्डिंग परचेज करी, हमने बिल्डिंग परचेज करके रख दिया, उसके बाद उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो बिल्डिंग होगी। उसके ऊपर हमने जिस भी तरीके का हमने बिजनेस सोचा था कि हम इस तरह का बिजनेस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, उस बिल्डिंग को प्रॉपर तैयार कर दिया, आपने लैंड है वो परचेज करके रख ली, मशीनरी है वो परचेज करके लिख दी, तो अब ये जल्दी से चेंज नहीं होता, क्योंकि ये चीजें हैं इसमें लार्ज एक्सपेंसेस होते हैं और जो कि अल्टर करने भी बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या है, कॉस्ट देखते हैं कितनी कॉस्ट आती है, चेंजेबल है कि नहीं, तो मैनेजर डिसीजन लेता है कि उसको आगे फर्दर हम कैसे कंटिन्यू करें या इसकी कोई और है वो चेंज आउट करें। नेक्स्ट है शटडाउन कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, ये वो कॉस्ट होती है जो किसी न किसी चीज से हमारा काम है वो रुक जाता है। शटडाउन यानी कि बंद होता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है ना वो बंद हो गई। कई बार क्या होता है बिजनेस के अंदर, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी रीजन के जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी है ना वो स्टॉप हो जाती है। किस तरह से, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं था, शॉर्टेज हो गई है, तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, कम हो गया। वो बिजनेस का डिफॉल्ट है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन का डिफॉल्ट है कि उन्होंने रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया। जो एम्प्लॉइज आए हैं, ठीक है, वो तो क्या है अपने सैलरी हम बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम दिया। बिजनेस का फॉल्ट है कि रॉ मटेरियल है वो शॉर्टेज हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से भी कई बार वहां शट डाउन करना पड़ता है। कई बार पावर की प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, लाइटिंग प्रॉपर नहीं मिल रही है, मशीनरी खराब हो गई है, तो वो सारी चीजें क्या है, उसकी वजह से कॉस्ट राइज होती है। क्योंकि ये चीजें हैं, ये बिजनेस की प्रॉब्लम है, जो एम्प्लॉइज आए हैं जो वर्क करते हैं वो अपना रेमुनरेशन, वो अपनी सैलरी लेंगे, उनका वेजेस होगा, तो वो जब वो कॉस्ट राइज होती है वो हमारी क्या होती है, शट डाउन कॉस्ट। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कौन सी होती है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है वैसे वैसे क्या है, हमें हमारा जो सिस्टम है उसको भी चेंज करना पड़ता है। यानी कि जो भी हमारी ओल्ड एसेट है उसको हम क्या करते हैं, न्यू में कन्वर्ट करते हैं, या जो हमारे उसमें न्यू को लेने के लिए हमें लगता है कि जो ओल्ड है उसे, जो हमारा जो सिस्टम है कि हम पहले ना मैनुअली वर्क करते थे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी मशीनरी थी, पर जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी हमें भी जरूरत पड़ गई कि हम ज्यादा गैस को ऑटोमेटिक लेके आए या जो कंप्यूटराइज है वो हम लेके आए, तो वहां पे क्या है हमें नई एसेट्स परचेज करनी पड़ी है। तो उसके रिगार्डिंग जो रिप्लेसमेंट हुआ है, यानी कि जो ओल्ड की जगह हमने न्यू एसेट्स को परचेज किया है, तो जो जो हमारा एक्सपेंसेस राइज हुआ है वो किस में आएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अंदर आएगा। अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी होता है, जिसमें जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिसमें मैनेजमेंट डिसीजन ले भी किसी चीज को हम अवॉइड करके और आगे बढ़ सकते हैं। कोई चीज होती है जिसको हम अवॉइड कर नहीं सकते, जो अराइज होगी
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसका एक पार्ट होता है कि जिसमें जो हमें लगता है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए आज हमने सारा रिटेन करके रखा हम फर्दर कि हम जो अच्छा कोई भी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें हम कॉस्ट लगाएंगे। तो वो कॉस्ट कैसे होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आज हम कहीं से कोई यूज करते हैं उस पैसे को कहीं ना कहीं हम काम में लेते हैं तो उससे हमें इनकम अराइज होती है, लेकिन हमने आने वाले फ्यूचर के लिए उसको रिटेन करा कि हम किसी अपॉर्चुनिटी अच्छी अपॉर्चुनिटी में अच्छे सिस्टम में लगाएंगे, तो तब तक का जो इसका इनकम था वो नहीं हुआ। तो दैट इज क्या होगा, हमारा अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट हो गया कि उसको हम फर्दर कहीं इन्वेस्ट ना करके उसको हमने मेंटेन करा और मेंटेन करने में जो खर्चा आया वो हमारा क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। तो ये हमारा क्या था क्लासिफिकेशन। बेसिकली इसके क्या है 9 टाइप्स हैं, 9 टाइप्स इसको क्या क्लासीफाई किया गया, नेचर या एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग लगा लो, बिहेवियर के अकॉर्डिंग लगा लो, टाइम के अकॉर्डिंग, पीरियड्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग मैनेजर के डिसीजन के अकॉर्डिंग लगा लो, यानी कि इसके बहुत सारे क्या हैं टाइप्स हैं, क्लासीफाई किया गया है कॉस्ट को। तो ये हमारा इसका कॉस्ट काउंटिंग का यानी कह लो सेकंड लेक्चर या सेकंड चैप्टर है वो खत्म होता है, जिसमें हमने बेसिक किया। ये चीजें करनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये सारी की सारी कॉस्ट है ना, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना उन सब में काम आने वाली है। वो सब में हम निकालेंगे कि वहां पे हमें क्या निकालना होता है, टोटल कॉस्ट निकालनी होती है, परमानेंट कॉस्ट निकालनी होती है। तो वो सारी की सारी इन्हीं की हेल्प से निकलेगी भी कौन सी कॉस्ट है वो कहाँ और किस तरीके से आती है। ठीक है, इसीलिए चीजें करनी जरूरी होती है। पहले हमें थ्योरेटिकल पता हो तभी उसको हम जो प्रैक्टिकल करना ईजी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।